नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी, भूगोल। देखिए, भूगोल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब कहने का है कि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस दो भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो आज मैं दोस्तों शुरू करूंगा भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल से ही हम लोग पहुंचेंगे विश्व के भूगोल तक। कई बार किताब अगर आप पढ़ेंगे तो विश्व के भूगोल से शुरू किया जाता है भारत के भूगोल तक, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं भारत के भूगोल से लेकर कहां चलेंगे, विश्व के भूगोल तक। तो हेडिंग डालेंगे आप, बनाएंगे भारत का भूगोल। भारत के परिचय के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन, उसके बाद आपका भारत में जो भी पर्वतें हैं, जो भी नदियां हैं, खनिज संसाधन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है, जैसे केमिस्ट्री का फादर पूछ देता है, भौतिकी का पिता पूछ देता है, तो वैसे ही भूगोल का, इतिहास का ऐसे पूछ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप बनाने आना चाहिए। आप अभी से सीख लीजिए कि मैप कैसे बनाया जाता है। भारत का मैप हो चाहे वर्ल्ड का मैप हो। देखिए, अगर हम इंडिया को इस तरीके से देखते हैं कि हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो देखिए, ये जो हमारा भारत देख रहे हैं, इसकी आकृति वर्तमान की है। मतलब कहने का है कि ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये वर्तमान का मैप है। और इसके पहले भारत कैसा था, मतलब भारत बना कैसे। ज्योग्राफी में इन्हीं चीजों का अध्ययन करना होता है। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इन सब बातों को बताया गया है। जैसे कि अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पूरी पृथ्वी है, और शुरुआती दौर में पूरी पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट कहने का मतलब कि ये आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट है, मतलब 7 महादेश जो होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो है पूरे पृथ्वी पर, वो 7 महादेश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब कहने एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और एक दूसरे से जुड़े होने पर इसका नाम दिया गया था पैंजिया। इसे याद रखना है, इसका नाम दिया गया था पैंजिया। पैंजिया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया वाटर का है, ये जल से भरा हुआ क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र कहा जाता था पैंथालासा। तो ये पैंथालासा का क्षेत्र है, और ये कौन सा था, पैंजिया। तो सबसे बड़ा कौन होगा, पैंथालासा। मतलब सागरीय क्षेत्र को, जो समुद्री क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है, पैंथालासा। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था, पैंजिया। ये सभी महादेश एक ही में थे, और सारे महासागर भी एक ही में थे। मतलब कहने का है कि हम लोग अध्ययन के अनुसार पूरे महादेश को 7 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, मतलब 7 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और पूरे महासागर को, जितने भी ओशन हैं, उन सभी ओशन को 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे, कभी मैप देखेंगे वर्ल्ड का मैप, तो आपको पता चलेगा कि महासागर एक ही है। मतलब जितने भी महासागर आपको दिखेंगे, उसका सबका जो वाटर है, जो पानी है, उसका जल, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब कि पहले महासागर एक ही हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। मतलब हम लोग अध्ययन करने के लिए पूरे महासागरों को 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से 4 का ही मतलब अस्तित्व है, और एक जो है आर्कटिक, वो क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखेंगे कि अब इंडिया का अस्तित्व कहां से आया। तो देखिए, ये पैंजिया है, और ये पैंजिया का विखंडन होता है। पैंजिया टूटता है क्योंकि धरती के अंदर मैग्मा है, गरम गरम लावा है, और उसमें संवहनीय तरंगे पैदा होती है। संवहनीय तरंगों के पैदा होने के चलते वो टूट जाता है यहां से,
और टूटने के बाद ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है अंगारा लैंड और दूसरे का नाम होता है गोंडवाना लैंड। तो यहीं से बनता है, नीचे से कुछ महादेश बनते हैं, कुछ ऊपर से महादेश बनते हैं और यहीं से बनता है इंडिया। तो हम लोग वास्तविक देखेंगे कि अफ्रीका से इंडिया कैसे बना था, ये वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने ऐसे ही परिचय दिया कि शुरुआत की जो स्थिति है वो ऐसी है और वर्तमान की स्थिति भारत की कैसे है आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। तो चलिए आइए हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंट को किस नाम से जानते हैं, तो ये पैंजिया के नाम से जानते हैं। और जो महासागरीय क्षेत्र है वो उसे किस नाम से जानते हैं, पैंथलासा। पैंथलासा 71% था, अभी भी है। और पूरा जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो कितना था, 29%, जो अभी भी है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये हमारा देश है। अगर मैथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए देखिए अगर इस एरिया को आप देखते हैं तो ये एरिया कौन सा है। अगर ये पूरा भारत का क्षेत्र आप देख रहे हैं तो ये एरिया कौन सा है और ये एरिया कौन सा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये मैं लाइन जो खींच रहा हूं यहां से, इसके ऊपर अरबियन कंट्री है, मतलब कहने का है कि अरब देश है। जैसे आप यहां से बढ़ेंगे, यहां से इधर बढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, ये सारे देश मिलेंगे, तुर्की। नीचे का ये स्थलीय भाग है, ये लैंड मास का एरिया है, इसे याद रखना है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये अरब सागर है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मतलब भारत जो देख रहे हैं, भारत का जो ऊपर का हिस्सा है इसे नॉर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्थ। और नीचे का जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, साउथ। इधर का हिस्सा ईस्ट है और इधर का हिस्सा क्या है, वेस्ट है। मैं समझाऊंगा आपको कुछ देर में कि आखिर क्यों ऊपर में ही नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि मैथ से रिलेटेड है, वो पृथ्वी के ग्लोब से संबंधित है। तो अभी आप ये समझिए कि पृथ्वी, ये जो इंडिया देख रहे हैं, इंडिया के पश्चिमी हिस्से में इस एरिया को बोलते हैं अरब सागर। और अरब सागर भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। देख लीजिए भारत के पश्चिम वाले हिस्से में। और ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, तो ये आपका हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए, अब यहां पे एक देश पड़ता है, छोटा सा यहां देश पड़ेगा जिसका नाम है श्रीलंका। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, हिंद महासागर का। ये याद रखिएगा, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखिए सागर और महासागर में क्या अंतर है। देखिए कई सागरों के मिलने से एक महासागर का निर्माण होता है। मतलब कहने का है कि जो हिंद महासागर है इसमें आप देखेंगे तो कई सागर मिलेंगे। जैसे आपको बंगाल की खाड़ी एक सागर है, उसके बाद ये अरब सागर, तो ऐसे कई सागर मिलेंगे। तो महासागर आपको पूरे वर्ल्ड में 5 मिलेंगे। ऐसे अस्तित्व में 4 ही है, तो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि 5 महासागर है, लेकिन सागर कई मिलेंगे आपको, एक सागर नहीं है, दुनिया में कई सागर है। तो वैसे ही बंगाल की खाड़ी भी एक सागर है और अरब सागर है। अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पूरब में पड़ता है। इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो किनारा है, तटीय जो क्षेत्र है, ये आप पाकिस्तान है। यहां एक देश पड़ता है, इसका नाम है पाकिस्तान।
इसका मतलब कि भारत जो है, इंडिया, ये समुद्र के साथ पाकिस्तान से लगा हुआ है। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान से समुद्र के साथ भी लगा हुआ है और लैंड के सहारे भी है। मतलब कहने का है कि वो स्थलीय भाग से भी लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान का एरिया है। उसके बाद अगर आप यहां से आते हैं और भी ऊपर चले जाइए, मतलब दिख नहीं रहा है, अब देखिए यहां से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये चाइना का क्षेत्र है। चाइना एक बहुत बड़ा देश है, उसे एशिया का अजगर कहा जाता है। भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद ये जो एरिया इधर देखेंगे आप, ये म्यांमार है, ये म्यांमार का क्षेत्र है। और यहां जो क्षेत्र आप देखेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इसे ध्यान में रखना है। देखिए, अब आप मैप में देख लिए होंगे अच्छे से कि ये किस देश का है क्षेत्र, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, इधर सबसे नॉर्थ में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। उसके बाद पूरब में, भारत के पूरब में म्यांमार, और यहां पर पाकिस्तान। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सुना है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो पाकिस्तान यहां और बांग्लादेश यहां कैसे हो गया। देखिए, बात कुछ पुरानी है, शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं कि जब भारत की आजादी हुई थी 1947 में, उस समय 2 पाकिस्तान बना था। एक का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिम बंगाल को तोड़ करके पश्चिम बंगाल का जो बंटवारा हो गया था 1905 में, उसी से बना था पूर्वी पाकिस्तान। और एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान। आजादी के बाद इस पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया था, इस पर पाकिस्तान का अधिकार हुआ था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराने में हेल्प कर दिया। मतलब कहने का है कि इसे पाकिस्तान से छुड़ा लिया गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो उस समय से ये बांग्लादेश है। इसकी पूरी कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगी, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे उस समय मिलेंगे। तो ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये कौन सा हो गया, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा और बांग्लादेश बन गया ये। अब देखिए, अब क्या है कि जो पूरब में ये देश देख रहे हैं आप, ये म्यांमार है। तो म्यांमार भी भारत के साथ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। देख लीजिए आप यहां से, ये जलीय भाग है, मतलब कहने का जलीय भाग है, ये यहाँ जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है, मतलब कि ये वाटर और लैंड दोनों से लगा हुआ है। उसके बाद ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये भी स्थल से भी लगा हुआ है और जल से भी लगा हुआ है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ देगा कि कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों से लगे हुए हैं, तो आपको आंसर देना होगा 3। कौन कौन, पाकिस्तान, देख लीजिए आप, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 ही है, याद रखना है, जो दोनों से लगा हुआ है, जल से भी और स्थल से भी। अच्छा, कुल कितने ऐसे कंट्री हैं जो भारत के साथ लगे हुए हैं। ये मैं जल और स्थल का बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्थल का मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ स्थल नहीं, मतलब स्थल से लगे हुए हैं। तो देखिए, स्थल से ये भी लगा हुआ है, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, म्यांमार 4, बांग्लादेश 5 और एक कंट्री छोटा सा यहां पे मिलेगा, यह है नेपाल 6, और एक कंट्री यहां पे मिलेगा आपको, इसका नाम है भूटान। तो इसे याद रखना है, मतलब 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों से लगे हुए हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम कि कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो समुद्र से टच करते हैं, मतलब हमारे समुद्र से लगे हुए हैं।
अच्छा, इस एरिया का नाम थोड़ा याद रखेंगे। इस एरिया का नाम, ये जो तट है ना, ये किनारा, देखिए जो किनारा होता है, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र होता है, उसे बोला जाता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट। तो ये जो पाकिस्तान का समुद्री तट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे याद रखेंगे, इसे मकराना तट कहा जाता है। इसे मकराना तट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसे याद रखना है। और यहां एक स्टेट मिलेगा आपको, यहां पर एक राज्य मिलेगा। इस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात है। गुजरात के बाद यहां पे एक स्टेट मिलेगा, इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहां पे एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है गोवा। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको लिखावट दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दे रहा हूं कि ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है। गोवा के बाद यहां पे एक स्टेट मिलेगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है केरल। केरल के बाद यहां पर मिलेगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद यहां पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यहां पर मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहां पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब देखिए, अब ये बहुत यहां से प्रश्न आता है कि कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं, समुद्र को छूते हैं। तो पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो रहे हैं? 9। याद रखिएगा, 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट को छूते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। अच्छा, ये कुल कितने हुए? 9 राज्य। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, याद रखना है। कुल 9 राज्य समुद्र से। अच्छा, अब कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहां से अगर शुरू करते हैं आप, यहां से, तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक भारत की तटीय लंबाई कितनी है? टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? देखिए, एक होता है कुल टोटल और एक होता है मुख्य भूमि का टोटल। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया भारत का मुख्य भूमि है, याद रखिएगा। ये मुख्य भूमि है, और ये बाकी इधर आपको मिलेंगे आइलैंड, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि इन सारे आइलैंड को, सारे द्वीप को भी जोड़ लीजिएगा आप, तो इसे क्या कहा जाएगा? भारत का कुल। लेकिन भारत का सिर्फ इतना ही अगर आप देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? मुख्य भूमि। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक के एरिया तक की लंबाई, ये होती है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही विधि है, याद रखेंगे इसे कि भारत की मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ दिया कि भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यहां पर अरब सागर में एक पड़ता है लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप के पूरे एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा। और इधर पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। इन सभी अंडमान निकोबार के द्वीपों को भी जोड़ना होगा, मतलब इसके भी अपना कोस्टल एरिया होगा, तटीय लंबाई होगा, और इसका भी अपना तटीय लंबाई होगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 6100 में और भी ऐड कर देंगे तो कुल हो जाता है आपका कुल तटीय लंबाई
कुल तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। देखिए एग्जैक्ट होता है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अगर आप 7500 किलोमीटर भी याद रखते हैं तो आप एक जानकार आदमी हैं। मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। पूरा याद नहीं रखना है, 7500 किलोमीटर याद रखिए। अच्छा, अब देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक समुद्री लंबाई थी, मतलब समुद्र से लगा हुआ, कि भारत का कितना क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ है, तो इसे याद रखना है। अब उसके बाद ये जो 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, इन 9 राज्यों में से कोई ना कोई राज्य ऐसा होगा जिसकी समुद्र तटीय लंबाई सबसे ज्यादा होगी। ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो 9 राज्य है, इन 9 राज्यों में से कोई ना कोई राज्य ऐसा होगा जिसकी समुद्र तटीय लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो ये राज्य कौन हो सकता है? गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात की तटीय रेखा, मतलब गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात की सर्वाधिक, ऐसे पूछा जाता है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, रेखा वाला राज्य, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। और गुजरात की मतलब लंबाई कितनी है तटरेखा की? 1663 किलोमीटर। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ देगा कि दूसरा राज्य बताइए जिसकी लंबी तटरेखा है, गुजरात के बाद कौन से राज्य का स्थान आता है, तो गुजरात के बाद कौन से राज्य आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पर क्या? वहां पर आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 970 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है यह है आपका गोवा। देखिए यहां पर गोवा, तो सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी गोवा का है। कितना है? तो मात्र याद रखेंगे 106 किलोमीटर। सबसे छोटी तटरेखा किसका है? गोवा का है। कितना है? मात्र 106 किलोमीटर। अच्छा, अब थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूं, ये तो हमारा हुआ जल के बारे में, जलीय भाग के बारे में। हम लोग अभी लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे आराम से, अंडमान निकोबार के बारे में भी पढ़ेंगे आराम से। पहले हम अपने राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, अब जैसे कि हमने जलीय के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे लैंड मास के बारे में, स्थलीय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग 9 राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, यहां से लेकर के यहां तक जलीय सीमाओं के बारे में मैंने बता दिया है। अब आते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसे, स्थलीय सीमा में यहां से यहां पर एक राज्य मिलेगा आपको, यहां पर आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान के बाद ऊपर में यहां पर एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है पंजाब। उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब राज्य न होकर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है,
लेकिन अभी आप इसे राज्य के रूप में ही जानेंगे क्योंकि हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो इसे देखेंगे जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या जो कुछ क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं पीओके। इस एरिया क्या बोलते हैं? पीओके, मतलब पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। तो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पीओके की राजधानी कभी कभी पूछ देता है कि पीओके की राजधानी कहां है, तो आपको आंसर बताना होगा मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहां है? मुजफ्फराबाद। यहां लिख दे रहा हूं पीओके की राजधानी, कभी कभी आता है एग्जाम में मुजफ्फराबाद। उसके बाद ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलओसी, मतलब बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल है ये, और लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच की एक लाइन है। और यहां पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पीओके का, ये विवादित एरिया है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। तो अगर आपसे कभी पूछ देगा एग्जाम में कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखेंगे सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, यहां का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, यहां से चाइना एक सड़क निकाल रहा है पाकिस्तान के हेल्प से, और यहां से जो अफगानिस्तान का क्षेत्र मैंने दिखाया था, अफगानिस्तान का, तो जो अफगानिस्तान है वो डायरेक्टली हमारे मतलब देश से नहीं लगा हुआ है, वो विवादित क्षेत्र से लगा हुआ है। अगर पूछ देगा आपसे प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के साथ लगा हुआ सबसे छोटा देश, तो आंसर होगा भूटान। अगर जनरली ऐसे पूछ दिया कि भारत के साथ लगा हुआ सबसे छोटा देश, मतलब सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो होगा अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान विवादित एरिया से लगा हुआ है, स्वतंत्र भारत से नहीं लगा हुआ है, विवादित एरिया से। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन है ये वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, उसे बोलते हैं अक्साई चीन। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इस लाइन का नाम है एलएससी। मतलब कहने का है कि चाइनीज जो आर्मी है वो यहां से आगे नहीं आ सकती है और इंडियन आर्मी यहां से आगे नहीं जा सकती है। ये एक लाइन बनाया गया है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद यहां जो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है। और ये दिल्ली का क्षेत्र है, ये दिल्ली का क्षेत्र है। उसके बाद ये है आपका उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये है यूपी। उसके बाद ये बिहार। बिहार के बाद देखिए दोस्तों, बिहार के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सिक्किम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्किम। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था। देखिए डोकलाम यहीं पड़ता है, ये डोकलाम का क्षेत्र है। ये एरिया डोकलाम का है, जहां पर भूटान, ये जो एरिया है मैंने बताया था कि ये भूटान का क्षेत्र है। ये भूटान एक देश है यहाँ पर। तो भूटान, सिक्किम और चाइना के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है डोकलाम। तो डोकलाम विवाद कुछ दिन पहले हुआ था। यहां पर ये नेपाल का एरिया है, ये नेपाल है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ देगा कि भूटान तथा नेपाल के बीच में स्थित राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक स्टेट पड़ेगा, यहां पर
असम, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और ये है असम, ये असम है, असम। और असम के बाद यहां पड़ता है आपका ये एरिया है आपका मेघालय, ये मेघालय है। उसके बाद ये है नागालैंड, उसके बाद ये एरिया है मणिपुर का, मणिपुर। और ये एरिया कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम। तो देखिए ये मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो स्थलीय सीमा है, उनसे कितने ऐसे राज्य हैं जो लगे हुए हैं। तो देखिए अब स्थलीय सीमा की बात आती है तो यहां से मतलब कि यहां से तो गुजरात भी शामिल है, ये गुजरात। तो देखिए गुजरात भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भी राज्य हैं जैसे यहां पर आपका है पश्चिम बंगाल। तो मतलब कहने का है कि इतने सारे स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो यहां पे पूछा जा सकता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां पे याद रखिएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। यहां से लेकर के पूरा जो जल से नहीं लगा है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी थी? तो वो थी कितना? 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, याद रखना है। अच्छा, भारत में जल से लगे हुए कितने राज्य थे? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में जल से लगे हुए 9 राज्य थे। लेकिन भारत में इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करने वाले कितने स्टेट हैं? तो स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य, देश नहीं राज्य, स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य कुल कितने हैं? स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य कुल कितने हैं? तो ये है 17। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के समुद्र से लगे हुए 9 राज्य और स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं? 17। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब मैं कुछ लिंक बता दे रहा हूं जिसे आप याद रखेंगे हमेशा, मतलब वो हमेशा आपको एग्जाम में काम ही करेगा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं, इधर देख लीजिए एक दो बार। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य टच करते हैं? पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो देखिए यहां पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। इधर पाकिस्तान पड़ेगा। तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर कितने राज्य हुए? 4। तो यहां पे लिख सकते हैं पंगू राज्य। ये लिंक याद रखिएगा, पंगू राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है यहां पर अफगानिस्तान। तो देखिए अब अफगानिस्तान से सिर्फ लगा है जम्मू कश्मीर। मैंने अभी बताया
कि अफगानिस्तान पीओके से लगा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में पीओके का हिस्सा आता है, तो अफगानिस्तान पीओके से लगा है, इसका मतलब कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से लगा है, तो एक ही राज्य से लगता है, जम्मू कश्मीर से। उसके बाद चाइना की बात आती है, तो याद रखेंगे चीन से लगा हुआ राज्य, चीन से लगा हुआ राज्य, तो चीन से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो देखिए लिंक याद रखेंगे, अरुण उतर जा हिमालय से, याद रखेंगे अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए ये जो उत्तर प्रदेश है ये सिर्फ नेपाल से लगा हुआ है, और उत्तराखंड जो है ये चीन से लगा हुआ है, तो यहां पे उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद स सिक्किम। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अरुण उतर जा हिमालय चीन से लगा हुआ राज्यों का लिंक है। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, उत्तर मतलब उत्तराखंड, जा मतलब जम्मू कश्मीर, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश और स सिक्किम। ये एग्जाम में बड़ा काम करता है, इसे याद रखना है। अगला है, यहां पर मिलेगा आपको भूटान। भूटान से कौन कौन सा राज्य लगता है, भूटान से लगा हुआ राज्य, तो इसे याद रखेंगे लिंक आसिक आप। देखिए यहां अ से हो जाएगा असम, सिक मतलब होता है सिक्किम, फिर अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है इससे। उसके बाद देखिए इधर इस वाले क्षेत्र को देखिए, ये म्यांमार का क्षेत्र है, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। देखिए म्यांमार से लगा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मात्र 4 राज्य याद रखिएगा। तो याद रखेंगे म्यांमार से लगा हुआ राज्य, म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो ममी आना, ये लिंक याद रखेंगे, ममी आना, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। तो इसे याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर ये लिंक आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे यहां पे आता है बांग्लादेश, ये एरिया बांग्लादेश का है। तो देखते हैं बांग्लादेश से कौन टच करता है। बांग्लादेश से लिंक है आ मित्र बगल में, ये लिंक याद रखिएगा, आ मित्र बगल में। आ मतलब यहां से असम टच करता है, ये असम, असम। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद मेघालय। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब लिंक मैंने बता दिया है कि अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, और कोई कंट्री नहीं छूट रहा है ना जिससे लगता है हमारा राज्य। अच्छा नेपाल, तो देखिए नेपाल से आप याद रखेंगे, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद यहां से पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा टच करता है। तो बस याद रखिएगा, मैप थोड़ा सा अगले क्लास में लेके बैठिएगा, क्योंकि मैप बहुत ही जरूरी है। मैं तो यहां बता ही दे रहा हूं, लेकिन एक बार मैप भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैप देखने से क्या होता है कि बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है।
अच्छा, ये जो मैं लिंक बताया हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे ही। अच्छा, जो भी बातें इसमें मैंने बताई है उसमें से एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना कि सबसे ज्यादा म्यांमार से पूछा जाता है कि म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं। उस वक्त म्यांमार के बाद पूछा जाता है दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश। ये तीनों को आप किसी भी तरीके से रट जाएंगे, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये मैंने भारत का परिचय दिया है। भारत के लोकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि भारत आखिर कहां पड़ता है, भारत की दिशा में पड़ता है। इससे कि पहले हम लोग द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं द्वीपों के बारे में। जैसे भारत के दक्षिण में जहां पानी रहेगा, जहां जलीय क्षेत्र है, उसी एरिया में द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मैंने नीचे के क्षेत्र को बताया था कि एक तरफ अरब सागर है, तो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप समूह, जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल है। और अगले इधर द्वीप में इसमें पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कुल 204 द्वीप है। तो अगले क्लास के लिए आप लोग अच्छे से द्वीपों के बारे में पढ़ के आएंगे तो और मजा आएगा। कहीं से नेट से हो सकता है, कहीं से भी सर्च करके आप या किताबों से देख करके आएंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं एक दो प्रश्न, जैसे कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है, ऐसे पूछ दिया जाता है। तो वहां पर क्या होगी, वहां पर तो एग्जाम छोड़ के आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा आपको बैठना ही है वहां पर। तो ये सब चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।